करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 8 है। पिछले क्लास में हमने बात किया था पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। फिर 1 वोल्ट को डिफ़ाइन किए थे जो इसका ऐसा यूनिट था। उसके बाद में हम लोग क्या देखे थे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, और उसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। देयर आफ्टर हम लोगों ने डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में पढ़ा था, जिसमें क्या था कि एक्चुअल डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, कन्वेंशनल पॉजिटिव टू नेगेटिव कैसे होता है, ये इसके बारे में भी हम लोगों ने बात किया था। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं किस चीज़ के बारे में। तो पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, तो कह सकते हो, पहले डेफिनेशन में लिख दे रहा हूँ, एक कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ विच कंसिस्ट्स ऑफ, मान लेते हैं उसमें तार लगा हुआ होगा, बैटरी होगा, बल्ब होगा, ये सब कुछ, फिर स्विच होगा, फ्यूज etc। यानी एक वैसा कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ जो कंसिस्ट करता होगा वायर, बैटरी, बल्ब, स्विच etc। और सो दैट इन ए क्लोज्ड पाथ, so that current flows through it is called इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी बहुत ही सिंपल सा है। क्या बोला गया कि एक वैसा कंडक्टिंग पाथ, एक वैसा कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ जिसमें बैटरी होगा। जैसे मान लेते हैं एक बैटरी ले लेते हैं, तो ये हमारा हो गया बैटरी, मान लेते हैं जो निप्पो वगैरह का देखते हो एवरेडी, इस तरह से वो बैटरी हो गया। ठीक है, अब इस बैटरी से तार वगैरह को कनेक्ट कर दो। तार को कनेक्ट करके मान लेते हैं कि इधर में आपने बल्ब लगा दिया एक, ये लेटेस्ट सपोज कि ये क्या है, बल्ब है। ठीक है, आगे में जा कर के मान लेते हैं और भी कुछ स्विच वगैरह लगा दिया। ठीक है, सबका सिंबल बताऊंगा अभी। ठीक है, और भी आगे में जा कर के मान लेते हैं कुछ एमीटर वगैरह लगा दिया। तो कुछ भी, यह सब जो भी आप लगा रहे हो, इसमें एक पूरा कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ होना चाहिए। और जिससे अगर जैसे मान लेते हैं कि स्विच को ऑन कर दोगे, सटा दोगे इसको, तो क्या करने लगेगा, बल्ब जलने लगेगा। तो इस पूरे कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ को, जो इन सभी चीज़ों को कंटेन करता है, ठीक है, और जिससे करंट फ्लो होना चालू हो गया, तो हम लोग कहते हैं कि वो क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट है। आपके घर वगैरह में देखते होगे कि क्या होता है, स्विच होता है, बल्ब लगा होता है, फ्यूज होता है, इंडिकेटर होता है। ठीक है, या और भी स्विच वगैरह से फैन वगैरह चल रहा है, एसी चल रहा है, कूलर चल रहा है। तो वो पूरा जो भी कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। अब इसमें कुछ सिम्बल्स यूज होते हैं, आपको सिंबल को ध्यान में रखना है। जैसे मान लेते हैं कि सिर्फ ऐसे रहा, तो ये रिप्रेजेंट करता है वायर को। ठीक है, दूसरा में मान लेते हैं कि ऐसे है और ऊपर से एक तार इसको बिल्कुल सीधे में आया है, तो ये इसका मतलब है कि वायर है विथ जॉइंट, यानी यहाँ पे उसको क्या किया गया है, जॉइंट किया गया है किसी से। ठीक है, तीसरा में मान लेते हैं ऐसा है और ये ऊपर से ऐसे पास हो गया। ठीक है, यानी ऐसे और ऊपर से दूसरा ऐसे पास हो गया है, ध्यान देना, इस तरह से। तो हम लोग इसको बोलते हैं वायर विदाउट जॉइंट, वायर विदाउट जॉइंट। नेक्स्ट मान लेते हैं कि ऐसे है और ये इस तरह से है, तो ये रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ को, बल्ब को। ठीक है, नेक्स्ट मान लेते हैं कि है 5th वन में ऐसा, बस इतना दिया हुआ है, तो यह रिप्रेजेंट करता है सेल को। लेकिन ऐसा ऐसा अगर बहुत सारा हो गया, यानी ग्रुप ऑफ सेल्स हो गया, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। जो क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन मान लेते हैं कि है इस तरह से दिया हुआ, तो ये सिंबल होता है स्विच का। चूँकि ये कनेक्टेड नहीं है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, स्विच है, लेकिन ये ऑफ है अभी। 8 नंबर में इसी को अगर सटा दोगे तो ऑन कर दिए, और क्या, यानी स्विच हो गया कौन सा, ऑन है ये। ठीक है, नेक्स्ट मान लेते हैं कि 9 में है इस तरह से ए लिखा गया है, तो इसको क्या बोलते हैं, एमीटर, AMMETER, एमीटर। प्लस और माइनस साइन लिखा रहता है। ध्यान देना, अगर एमीटर के लिए बोला जाए तो एक और भी सिंबल होता है, यानी वैसे भी एमीटर को हम लोग बना सकते हैं, सिंबल नहीं होता है।
जिसको सीरीज पैरेलल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जब आगे में जा कर के पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। ये इस तरह से ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, ठीक है। अभी इस रेजिस्टेंस से आप अगर गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर देते हो पैरेलल में, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, पढ़ेंगे हम लोग इसको भी, ये रेजिस्टेंस को, और ध्यान रखिएगा कि ये लो रेजिस्टेंस होना चाहिए इसका। ज़्यादा जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ बस, जिसको शंट भी बोलते हैं। तो इसको अगर आप लो रेजिस्टेंस को यानी शंट को आप क्या कर दोगे, गैल्वेनोमीटर को से पैरेलल में कनेक्ट कर दोगे तो यह भी सिंबल किसी यानी यह भी बिहेव करने लगता है किसकी तरह, एमीटर की तरह। क्लियर है। नेक्स्ट वन 9 नंबर में है, अगर यहाँ पे G लिखा रहेगा तो यह रिप्रेजेंट करता है गैल्वेनोमीटर को। नेक्स्ट मान लेते हैं 11 नंबर में V लिखा हुआ है तो यह रिप्रेजेंट करता है किसको, वोल्ट मीटर को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये सब वोल्ट मीटर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वन मान लेते हैं कि ऐसे ही है 12 नंबर में इस तरह से। तो अभी हमने बताया ऊपर में, यह रिप्रेजेंट करेगा किस चीज़ को, रेजिस्टेंस को। 13 नंबर में मान लेते हैं कि इस तरह से अगर दिया गया है ऐसे ही, लेकिन इसके ऊपर में ऐसे दे दिया है, या ऐसा ही है और इसमें इस तरह से एक सिंबल दे दिया है, तो यह दोनों सिंबल है किस चीज़ का, रियोस्टैट का, या इसको और भी क्या बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो यह सब कुछ सिंबल हो गया जो आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि यह सब का सिंबल आप बताइए कि कैसा होगा। सबके बारे में मैं बता दे रहा हूँ आपको धीरे धीरे। तो वायर आप समझते होंगे जिससे करंट पास होता है। अब मान लेते हैं कि एक तार जा रहा है, यहाँ से दूसरा कनेक्शन करना है तो वहाँ पे आप जोड़ोगे उसको, तो ये हो गया वायर विदाउट जॉइंट। अब मान लेते हैं तार जा रहा है, उसके ऊपर से पास कराना है तो वो यानी उससे कांटेक्ट नहीं कराना है तो वो हो गया वायर विदाउट जॉइंट। बल्ब आप सभी जानते हो। ठीक है, सेल के बारे में मैं अभी चर्चा करूँगा स्पेशली। बैटरी, उन्हीं सभी सेलों को जोड़ दोगे तो बैटरी होता है। स्विच ऑन ऑफ आप जानते हो क्या होता है। ठीक है, एमीटर, एमीटर क्या करता है, तो एमीटर यह बताता है कि करंट कितना जा रहा है। ठीक है, यानी एमीटर हमें क्या बताया, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, एमीटर क्या बताता है कि इट टेल्स, यानी एक वैसा डिवाइस है, ए डिवाइस विच tells how much current is flowing, how much current is flowing, यानी करंट के अमाउंट को जो बताए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमीटर। ध्यान रखिएगा, इसमें डायरेक्शन नहीं बताता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या बता दिया हमें कि कितना करंट पास हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमीटर बोलते हैं। ठीक है, वोल्ट मीटर क्या बोलता है, तो यह बताता है, वोल्ट मीटर हो गया तो यह बताता है हमें पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी एक वैसा डिवाइस जो विच टेल्स अस अबाउट व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट, वोल्ट किसका ऐसा यूनिट था, पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है, तो यह हमें क्या बताएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। क्लियर है बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम बात करें तो और होता है गैल्वेनोमीटर, भी हम लोग लेकर के चले थे गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर एक वैसा डिवाइस है जो हमें बताता है कि करेंट, यानी यह दोनों, इसमें जैसे एमीटर और गैल्वेनोमीटर में क्या फ़र्क है, तो ये हमें सिर्फ क्या बताया कि कितना करंट पास कर रहा है। ठीक है, इसमें यह गैल्वेनोमीटर में हमें क्या बताता है कि करंट कितना ही पास नहीं हो रहा है, यानी और किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है वह भी बताता है। यानी यह दोनों बताता है, मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू भी और प्लस उसका डायरेक्शन भी। ठीक है, जैसे इसका सिंबल इस तरह से कुछ होता है, यहाँ पे ऐसे रहता है, एक निडल लगा रहता है इसमें। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं कि इधर जा रहा है तो इसका मतलब राइट वाइज में जा रहा है तो करंट भी का भी डायरेक्शन वही है, लेफ्ट में जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन उल्टा है। क्लियर है, जिस डायरेक्शन में, यानी यहाँ से क्या पता चल गया हमें, और कुछ ना कुछ ऊपर में रीडिंग लिखा रहता है तो जिससे हमें यह पता चलता है कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 2 एम्पियर लिखा हुआ है, 2 माइक्रो एम्पियर लिखा हुआ है, इसका मतलब कि करंट का वैल्यू 2 माइक्रो एम्पियर है। और ये मान लेते हैं आगे की ओर, इधर इनिशियली में यहाँ से इधर की ओर बढ़ रहा है, तो इट मीन्स डायरेक्शन भी हमें बता रहा है। तो ध्यान रखिएगा, एमीटर और गैल्वेनोमीटर में डिफरेंस यही है कि यह सिर्फ वैल्यू बताता है हमें, और ये वैल्यू के साथ साथ और क्या बता देता है हमें, डायरेक्शन भी बता देता है। ठीक है,
और एक सिंबल यहाँ पे देखो, इसको भी ध्यान दो। एक वोल्ट मीटर के लिए क्या, जैसे इसमें हमने क्या बता दिया कि यह भी एमीटर की तरह बिहेव करेगा। अगर इसी को मान लेते हैं जो गैल्वेनोमीटर था उसको आप सीरीज़ में कनेक्ट कर देते हो ऐसे, ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन साथ साथ होता है, आगे में पढ़ेंगे हम लोग। तो यह भी रिप्रेजेंट करता है किसको, वोल्ट मीटर को। ऊपर में बन गया ये, तो ये रिप्रेजेंट करता है किसको, वोल्ट मीटर को। ध्यान में रखिएगा, सीरीज में अगर रेजिस्टेंस को, और इस रेजिस्टेंस का वैल्यू हाई होना चाहिए, यानी एक हाई रेजिस्टर को अगर सीरीज में गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर दिए तो ये वोल्ट मीटर की तरह बिहेव करता है। और अगर लो रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर दिए तो वो किसकी तरह बिहेव करता है, एमीटर की तरह बिहेव करता है। ये आपको ध्यान में रखना है, रट लेना है, 2-3 बार देख लोगे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ टर्म्स के बारे में। जैसे सबसे पहला टर्म जो आया था हमारे पास वो क्या था, सेल। तो सेल क्या होता है, यह एक ऐसा सोर्स होता है, पहले डेफिनेशन में लिख दे रहा हूँ। इट इज़ ए, सेल से क्या होता है, सोर्स है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। इट इज़ ए सोर्स ऑफ किसका, इलेक्ट्रिकल, इट इज़ ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी which conducts due to a chemical reaction, यानी इसके अंदर में केमिकल रिएक्शन होता है। और बैटरी सेल समझो ना, वो क्या होता है, उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि यह सोर्स है किसका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, जो कंडक्ट करता है किसकी वजह से, एक अंदर में केमिकल रिएक्शन होता है। और इसके बाद एक लाइन आप में को इसमें और याद रखना है कि यह कन्वर्ट करता है, इट कन्वर्ट्स, 8th क्लास में भी आपने ये सब पढ़ा होगा, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट करता है। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज, अभी मैंने पहले बताया इस तरह से, जिसमें इधर प्लस होता है और ये माइनस। प्लस वाले को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव प्लेट बोलते हैं, और माइनस वाले को नेगेटिव प्लेट बोलते हैं। ठीक है, दूसरा आ गया बैटरी। तो बैटरी में मैंने आपको बताया कि क्या, बहुत सारे सेल को जोड़ दो आपस में, यानी ग्रुप ऑफ सेल्स। तो इस तरह से हम जोड़ दिए इसको, बहुत सारे बैटरी को, सॉरी सेल को, तो ये क्या बन गया, बैटरी बन गया। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं कि फाइंड द वोल्टेज ऑफ 4 सेल्स ऑफ 3 वोल्ट ईच। अगर मान लेते हैं 4 सेल है 3-3 वोल्ट का, सबको जोड़ दिया गया तो कितना वोल्टेज होगा टोटल। तो देख लो, सिंपल है बिल्कुल। 4 सेल है 3-3 वोल्ट का, 4 सेल है, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, तो 3-3 वोल्ट का है, 3 तो 4 कितना हो गया, 12 वोल्ट हो गया। यानी सिंपली मल्टीप्लाई कर दो 4 × 3। उसके बाद में एक और भी टर्म ले लेते हैं, स्विच। ये सब जानते होंगे आप लोग, स्विच वगैरह क्या होता है। तो स्विच हम कह सकते हैं एक वैसा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है जो क्या करने का काम आता है, ऑन या ऑफ, यानी जब चाहे हम लोग उसको ऑफ कर देंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं जाएगा, और जब हम उसको चाहेंगे तो ऑन कर देंगे। यानी ये क्या काम करने का आता है, ऑफ ऑन करने का काम जो आता है, यानी कह सकते हो कि कट करने का काम करता है। किस चीज़ को कट करता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को या इलेक्ट्रिसिटी को कट करने या सप्लाई करने, कट या सप्लाई करने का काम जो आता है। ठीक है, ऑफ कर देंगे तो सप्लाई नहीं होगा, ऑन कर देंगे तो सप्लाई होगा। तो ये हो गया किस चीज़ का, स्विच के बारे में। ठीक है, अब इसके बाद में आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, कौन सा, ओम्स लॉ। ठीक है, अब ये ओम लॉ क्या बताता है, तो ओम्स लॉ हमें यह बताता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ये ध्यान रखिएगा कि जो भी होता है ये कौन से टेम्परेचर पे होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। क्या होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो बोला यह है कि अगर कोई कंडक्टर है तो उस कंडक्टर से अगर हम करेंट पास करवा रहे हैं आई, तो यह करेंट जो होता है, करेंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी पॉइंट्स।
ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि बहुत ही सिंपल सा है, मैंने आपको पहले भी बताया। लेट अस सपोज 2-3 डायग्राम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ का पोटेंशियल है 10 वोल्ट इस पॉइंट ए का, और इस पॉइंट बी का मान लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे भी मान लेते हैं 10 वोल्ट है इनिशियली में। तो देखो तो पोटेंशियल दोनों का सेम हो गया। तो क्या बताए थे कि अगर पोटेंशियल सेम हो गया तो पानी नहीं फ्लो करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी करंट आई का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। लेकिन वही अगर मान लेते हैं ये 10 वोल्ट है और आगे में मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ कम है 0 वोल्ट है, तो क्या होगा, करंट का वैल्यू, करंट पास होगा क्योंकि इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, हाई पोटेंशियल पे है और ये लो पोटेंशियल पे है, तो करंट फ्लो करेगा, यानी करंट का कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे एक फिगर और देता हूँ मैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे ये है और ये 5 वोल्ट है। तो अब बताओ 5 वोल्ट यहाँ पे है तो पोटेंशियल में डिफरेंस कितना हुआ, 5 का ही हुआ, 10 माइनस 5, यहाँ पे 10 का हुआ। आप बता सकते हो पहले से पानी अगर इसमें रहेगा तो तब करंट ज़्यादा फ्लो करेगा या जब खाली रहेगा तब? जब खाली रहेगा तब। यानी कह सकते हैं कि अगर डिफरेंस ज़्यादा हुआ तो करंट का वैल्यू क्या हम समझ सकते हैं इतना कि ज़्यादा होगा, और डिफरेंस कम रहा तो करंट का वैल्यू होगा तो पॉजिटिव, लेकिन इसमें ज़्यादा होगा, मोर होगा, और इसमें करंट का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। तो यही बता रहा है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा तो करंट का वैल्यू भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। यही बताता है कौन सा लॉ, ओम्स लॉ, यानी I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। और यही है ओम्स लॉ, ध्यान में रखिएगा, ओम्स लॉ I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अगर लिख दे कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I तो वो ओम्स लॉ नहीं है। ओम ने यह बताया कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का। अब इससे हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि यह उसके प्रोपोर्शनल है तो यह भी उसके प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है R, तो हो गया ये V बराबर कितना, IR, जहाँ पे R क्या है, एक कांस्टेंट है जिसका नाम क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल या रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस क्या होता है उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा, लेकिन उससे पहले आपको अगर तीनों स्टेटमेंट दे दिया और यह पूछ दिया कि ओम्स लॉ कौन सा है, तो ओम्स लॉ यही है, सिर्फ यह दोनों इसका डेराइवेटिव है, ओम्स लॉ नहीं है। ओम्स लॉ सिर्फ और सिर्फ ये है। ठीक है, यहाँ से अगर आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते तो यहाँ पे कांस्टेंट 1/R आता है। ठीक है, यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो कांस्टेंट 1/R आएगा, और यहाँ से भी यही मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, V बराबर IR। तो ध्यान में रखिएगा, अगर I प्रोपोर्शनल V है तब क्या रहेगा, 1/R, और V प्रोपोर्शनल है तो मीन्स R। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। क्लियर है। अब आप सोच रहे हो कि टेम्परेचर को कांस्टेंट क्यों रखते हैं, तो अभी आप जब मैं आगे आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस बताऊंगा तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट में अभी हमारे पास क्या आ गया, एक टर्म रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, जिसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल इसका आपने पढ़ लिया अभी अभी कि इस तरह से इसका सिंबल होता है। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस नाम से ही रेजिस्ट करता है। रेजिस्ट का मतलब क्या होता है, रोकना। अब यहाँ पे किसको रोकेगा, गाय को, भैंस को, गधा को, किसको रोकेगा, अरे क्या चल रहा है इस चैप्टर में, करंट, तो करंट के फ्लो को रोकेगा। ठीक है, रेजिस्ट करेगा यानी हिंड्रेंस पैदा करेगा, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। यानी क्या बोल सकते हैं कि द हिंड्रेंस या ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट, यानी करंट के फ्लो होने में जो रुकावट पैदा करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। यूँ समझ लो जैसे एक नल है, ठीक है, इससे पानी आ रहा है, अभी ये बिल्कुल खुला है, तो जब खुला है तो पानी ज़्यादा गिरेगा। ठीक है, लेकिन इसमें जैसे ही आप एक जाली लगा दो तो क्या होगा, पानी गिरना कम हो जाएगा। ठीक है, तो यह जो यहाँ पे जाली लगाया आपने, ये किसकी तरह बिहेव करने लगा, यहाँ पे
और हिंड्रेंस ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर दिया फ्लो में, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगा, पहले धारा ज़्यादा गिर रहा था, अब धारा कम, धारा मीन्स करंट, तो अब करंट कम गिर रहा है। इसका मतलब कि यह जो रेजिस्टेंस है वो करंट की का क्या करता है, रोकने का काम करता है, यानी करंट कम जाता है। इस तरह से आप समझ सकते हो यहाँ पे। क्लियर है इतना? तो ये हो गया इस तरह से। और भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं, तो R बराबर यहाँ से लिख सकते हैं V/I, यानी कह सकते हैं कि रेशियो है ये किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का एंड करंट का। द रेशियो बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज कॉल्ड क्या, रेजिस्टेंस। क्लियर है इतना? ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग और भी बात कर लेते हैं, ऐसा यूनिट निकाल डालते हैं यहीं पे। तो ऐसा यूनिट जो इसका हो जाएगा, क्या निकाल सकते हैं, V/I है। एसआई यूनिट V का होता है पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट और करंट का एम्पियर, यानी वोल्ट पर एम्पियर। ठीक है। और इसी का दूसरा नाम होता है क्या चीज़, ओम। ठीक है, जिसका सिंबल होता है ऐसे, इसको बोलते हैं ओमेगा। क्लियर है? ऐसा यूनिट क्या हो गया, वोल्ट अपॉन एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट, करंट का एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, और ये ओम। अब यहाँ से आप इतने लूरगर बन गए होंगे कि 1 ओम को डिफाइन कर सकते हो, डिफाइन 1 ओम। तो 1 ओम का क्या हो जाएगा, R बराबर क्या पढ़ लिए, V/I। कब होगा रेजिस्टेंस 1 ओम, जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का होगा और करंट उससे कितना फ्लो करेगा, 1 एम्पियर का। यानी एक कंडक्टर ये है, तो इस कंडक्टर के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 वोल्ट का। ठीक है, यानी ये 0 है, ये 1 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस देखो कितना हो गया, 1 माइनस 0 1, और इससे करंट इस समय कितना फ्लो होना चाहिए, 1 एम्पियर का। तब हम लोग बोलेंगे रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम। यानी इफ ए करंट ऑफ 1 एम्पियर flows through a conductor having potential difference of 1 volt, then resistance is said to be of 1 ओम। तब रेजिस्टेंस को कितना बोलेंगे हम लोग, 1 ओम के बराबर बोलेंगे। ठीक है। 2-3 टर्म्स यहाँ पे और भी देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला है कंडक्शन। तो कंडक्शन जिसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल G से, तो यह रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का, यानी इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का उल्टा, जैसे रेजिस्टेंस रोकने का काम कर रहा था, तो ये क्या कर देगा कि जाओ निकलो निकलो, मतलब कि G बराबर 1 क्या हो जाएगा, R। इसका अगर एसआई यूनिट की बात करोगे तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, 1/ओम। 1/ओम यानी ओम -1 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा। या इसी को ओम को और भी क्या लिख सकते हैं, जस्ट उल्टा, MHO महो, यह भी लिखा जा सकता है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करता है। तो 4 फैक्टर है। सबसे पहला है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी कंडक्टर का जितना लेंथ है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। दूसरा है क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक क्वेश्चन हर साल पूछता है। तीसरा है नेचर ऑफ कंडक्टर या नेचर ऑफ मटेरियल, और 4th में होता है कौन सा, टेम्परेचर। तो ये 4 फैक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है। तो इसके बारे में एक्सप्लेनेशन मैं कल दूंगा, क्या है क्या नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से आपको रट जाएगा बिल्कुल कि हाँ इस तरह से होता है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने दे रहा हूँ, बाकी के लिए अगले क्लास में। जय हिंद। ये कंडक्शन नहीं कंडक्टेंस है, सॉरी बाय मिस्टेक भुला गया था।